हम अपनी रोज की जिंदगी में न जाने कितने वादे करते हैं और सुनते भी हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि एक दोस्त से किया गया वादा और एक कंपनी के साथ हुई डील, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क क्यों होता है? देखिए, एक बस वादा है, जबकि दूसरा कानून की नज़र में एक कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की मदद से इस फर्क की परतें खुलते हैं। जरा सोचिए, दोस्तों को पार्टी देने का वादा या परिवार से किया गया कोई वादा, ऑफिस में किसी कोवर्कर से किया गया वादा, ये सब वादे तो हैं, पर क्या इनमें से हर एक के पीछे कानून की ताकत खड़ी है? क्या हर वादा तोड़ने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? शायद नहीं। तो फिर वो कौन सी लाइन है? वो क्या चीज़ है जो एक आम बोलचाल को एक ऐसे कानूनी बंधन में बदल देती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढ निकालेंगे। चलिए, इसे समझने के लिए दो सिचुएशंस देखते हैं। पहली, एक पिता अपने बेटे को हर महीने पॉकेट मनी देने का वादा करते हैं, और दूसरी तरफ एक कंपनी एक फ्रीलांसर को उसके काम के लिए पेमेंट करने का एग्रीमेंट करती है। पहला वाला एक घरेलू, एक सोशल वादा है, यहाँ कानून बीच में नहीं आता, लेकिन दूसरा वो एक प्रोफेशनल डील है और वहाँ कानून पूरी तरह से लागू होता है। तो देखा, इरादे का यही फर्क सब कुछ बदल देता है। तो किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट का डीएनए क्या होता है? आखिर वो बनता कैसे है? कानून कहता है कि इसकी बुनियाद सिर्फ दो चीज़ों पर टिकी है। पहली और सबसे बुनियादी चीज़ है अग्रीमेंट, यानी कि एक समझौता। इसका सीधा सा मतलब है, एक पार्टी ने ऑफर दिया और दूसरी ने उसे मान लिया, बस हो गया विचारों का मिलन, जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति। पर रुकिए, सिर्फ समझौता होना ही काफी नहीं है, इसमें एक सुपर पावर मिलानी पड़ती है, और वो है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा लागू किए जाने की ताकत। यही वो शक्ति है जो एक आम से समझौते को लोहे का कवच पहना देती है, जिसे अदालत भी मानती है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बनता है हमारा मैजिकल फॉर्मूला, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इक्वल्स कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H इसी सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन की बात करता है। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, अग्रीमेंट एक बहुत बड़ा दायरा है जिसके अंदर सोशल वादे भी आ जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक खास तरह का अग्रीमेंट है जिसे कानून का सपोर्ट मिला हुआ है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी लाइन ये है, हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है, पर हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन एक परफेक्ट या कहें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स भी तो चाहिए, और ये सामग्री हमें मिलती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 की चेकलिस्ट में। अब देखिए, कानून की भाषा अक्सर थोड़ी भारी लगती है ना, पर इसका सार बहुत सीधा है। ये सेक्शन कहता है कि एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब कुछ शर्तें पूरी हों, जैसे कि दोनों पार्टियों की आज़ाद मर्जी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो, लेन देन जायज़ हो और मकसद भी गैर कानूनी न हो। चलिए, इस चेकलिस्ट को एक एक करके समझते हैं। ये वो लेवल हैं जिन्हें पार करके ही कोई अग्रीमेंट एक रॉक सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। पहला और सबसे जरूरी पॉइंट, फ्री कंसेंट, यानी कि स्वतंत्र सहमति। कानून की भाषा में इसके लिए एक टर्म है कंसेंसस एड आइडम, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी दोनों पार्टियां एक ही चीज को एक ही तरह से समझकर हाँ कह रही हों, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए अपनी लाल कार बेचना चाहता है, लेकिन बी को लगता है कि वो ए की काली कार खरीदने की बात कर रहा है। यहाँ भले ही दोनों कार खरीदने बेचने पर सहमत हैं, पर उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ, इसलिए यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। अगला नियम है कैपेसिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता। इसके 3 सीधे साधे टेस्ट हैं। पहला, उम्र 18 से ज्यादा हो। दूसरा, दिमागी तौर पर इतना स्वस्थ हो कि डील के नफे नुकसान को समझ सके। और तीसरा, कानून ने उसे किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका ना हो। इसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन, या जिसे हम क्विड प्रो को भी कहते हैं। इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में कुछ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कोई दान नहीं है, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। अगर मैं अपनी कार दे रहा हूं तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो पैसे हो, कोई सर्विस हो या कोई और चीज। दोनों तरफ से लेन देन होना जरूरी है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई एग्रीमेंट इस चेकलिस्ट पर फेल हो जाए? यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है और हम मिलते हैं कुछ ऐसे समझौतों से जो बनते तो हैं पर माने नहीं जाते।
यहाँ 3 तरह की गड़बड़ हो सकती है। पहला है वॉइड यानी शून्य, ऐसा एग्रीमेंट जो कानून की नज़र में कभी था ही नहीं, जैसे जादू से खजाना ढूंढने का कॉन्ट्रैक्ट, ये शुरू से ही बेकार है। दूसरा है इल्लीगल यानी अवैध, इसका मकसद ही कानून के खिलाफ है, जैसे ड्रग्स की खरीद फरोख्त का एग्रीमेंट, ये सिर्फ बेकार नहीं बल्कि सजा के लायक भी है। और तीसरा जो सबसे दिलचस्प है वो है वॉइडेबल, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो तब तक वैलिड रहता है जब तक कि वो पार्टी जिससे जबरदस्ती या धोखे से हाँ करवाई गई हो उसे रद्द ना कर दे। यहाँ पावर एक पार्टी के हाथ में होती है। तो आखिर में कानून का यही ढांचा है जो कागज पर लिखे शब्दों में जान डालता है। ये भरोसा दिलाता है कि आपका एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक मजबूत ढाल है। तो ये सारी कानूनी बातें हमारी रोज की जिंदगी में आखिर कहाँ काम आती हैं? असल में कॉन्ट्रैक्ट कानून सिर्फ वकीलों की किताबों में नहीं है, ये हमारे ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर नौकरी के ऑफर लेटर तक हर जगह मौजूद है। ये हमारे व्यापार और समाज की रीढ़ की हड्डी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम रातों रात नहीं बने। भारत में लेन देन और वादों के सिद्धांतों की जड़ें वेदों और स्मृतियों जितनी पुरानी हैं। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक ये कानून समय के साथ बदलते और मजबूत होते गए। 1872 का ये एक्ट उसी हजारों साल के सफर का नतीजा है। तो निचोड़ ये है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि कॉमर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बताता है कि किसके क्या अधिकार हैं और किसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, और इसी वजह से हम और आप भरोसे के साथ बिजनेस कर पाते हैं। तो अगली बार जब कोई हैंडशेक हो, कोई डील फाइनल हो या कोई कहे पक्का वादा, तो बस एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक समझौता है या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब आपके अधिकारों और आपकी जिम्मेदारियों की पूरी कहानी बदल सकता है।